decrease in available energy, decrease in available energy when heat is transferred through a finite temperature difference. Temperature difference. ये टॉपिक है जिसमें स्लो जाना बहुत जरूरी है, इसको हम ज्यादा स्पीड से नहीं निकाल सकते क्योंकि हाईली कंसेप्चुअल है इसमें। चलो हम क्या करने जा रहे हैं इसको समझिए कि हीट अगर कुछ फिनाइट टेम्परेचर डिफरेंस से ट्रांसफर हो गया, मतलब पहले क्या था 100,000 किलो जूल 550 केल्विन पे, अब यही ट्रांसफर होकर करके सपोज 450 केल्विन पे आ गया 1000 किलो जूल, तो इसके पास जो काम करने का क्षमता है दैट इज द वर्क पोटेंशियल, वो कम हो जाता है इसके रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे जब आ जाता है तो यानी इसके पास जो अवेलेबल एनर्जी है इसके पास कम अवेलेबल एनर्जी हो जाता है। तो ये जो डिक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो जाएगा वही हमें निकालना है, कितना डिक्रीज हो जा रहा है वही हमें निकालना है। और होगा क्यों? क्योंकि 1000 किलो जूल जैसे ही 550 से 450 पे ट्रांसफर हुआ, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, और जैसे ही रिवर्सिबिलिटी आ जाएगा तो हमारे पास वर्क आउटपुट अपने आप घट जाएगा। वर्क आउटपुट जैसे ही घटा हमारे पास क्या आ जाएगा, अवेलेबल एनर्जी। वर्क आउटपुट क्या, अवेलेबल एनर्जी क्या है कि काम करने का जितना क्षमता है। सपोज आपके पास 500 रुपया है, आपको मोतिहारी से चल कर करके, आप मोतिहारी से चल कर करके पटना जाना है, फिर पटना से वापस मोतिहारी आना है। चलिए हम आपको 2500 रुपया दे रहे हैं। अब बताइए कि 2500 में आपके पास कितना है, आने जाने का सपोज 250 भाड़ा है, प्लस 250 भाड़ा 500 भाड़ा है, और अगर कुछ नहीं खाते पीते हो तो कितना का सामान खरीद पाओगे, 2000 का, 2000 का। लेकिन जैसे ही अब अगर गाड़ी तुम मान लीजिए 4 व्हीलर से जा रहे हो, तो 4 व्हीलर से जाओगे तो जाने ही में आपको 2000 रुपया खर्च हो जाएगा, आपका जो सामान खरीदने का क्षमता आ गया वो 500 पे आ गया। तो वही कह रहा है कि अमाउंट तो एनर्जी सेम है लेकिन उससे कितना का तुम काम कर सकते हो, कितना का काम कर सकते हो, दैट इज द अवेलेबल एनर्जी। कि आपके पास 2000 रुपया है का सामान खरीदने के लिए अवेलेबल है, दैट इज द अवेलेबल एनर्जी। तो सपोज हमारे पास क्या है, हमने एक एनर्जी दिया है, सपोज हमारे पास है हमने क्या किया है, ये एक टेम्परेचर है, सपोज ये T1 टेम्परेचर है जिसपे कि हमारे पास कितना है टोटल, Q1 है, T1 है, T1 टेम्परेचर पे Q1 अवेलेबल है। तो अगर इसका हम एनालिसिस करते हैं तो ये बात देखिए, इस केसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो डेलेस होगा, सपोज डेलेस हो गया। अब सपोज यही हीट T1 से ट्रांसफर होकर करके कोई लोअर टेम्परेचर तक आ गया, कोई लोअर टेम्परेचर, सपोज वो लोअर टेम्परेचर आ गया कुछ T2 के पास या T प्राइम के पास आ गया, ये T1 है और ये बाउंड्री हम चेंज कर देते हैं। सपोज हमारे पास कितना है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग टेम्परेचर हमारे पास ये वाला हो गया सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ये Q1 है और ये सराउंडिंग टेम्परेचर तो हमेशा फिक्स हो जाएगा।
Q1 अमाउंट T1 पे अवेलेबल है। सपोज ये Q1 T1 पे नहीं रह कर करके T1 पे नहीं रह कर करके सपोज ये अवेलेबल है अब T1 प्राइम पे, T1 प्राइम पे सपोज अवेलेबल है ये T1 प्राइम पे, सपोज ये T1 प्राइम पे अवेलेबल है, तो ये अब जो इसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है वो भी Q1 हो रहा है, Q1 हो रहा है। तो बताइए इस केसेस में कितना हो गया है चेंज इन एंट्रोपी? तो ये हो जाएगा सपोज चेंज इन एंट्रोपी जो हो जाएगा वो डेल एस प्राइम, वो डेल एस प्राइम हो जाएगा। ये सपोज हमारे पास अवेलेबल है T1 प्राइम पे टेम्परेचर, T1 प्राइम पे टेम्परेचर अवेलेबल है, सपोज T1 प्राइम पे अवेलेबल है। दोनों क्या है Q1 ही अवेलेबल है, लेकिन एक T1 प्राइम पे है और एक T2 प्राइम पे। अब देखिए ये Q1 जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्चुअली में ये जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये T हो गया और ये डेल्टा एस हो गया, तो ये क्या होगा Q1 को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं। अब हमको अगर लोअर टेम्परेचर पे हमें शो करना है, अगर हमें लोअर टेम्परेचर पे शो करना है, इस टेम्परेचर पे हमें शो करना है सेम अमाउंट ऑफ Q, तो क्या होगा हमारे पास एरिया, सेम अमाउंट को एरिया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सपोज T2 है ये, तो Q इज इक्वल टू T1, इसको हम लोग T1 बोलते हैं, इंटू डेल्टा एस। तो इसी को सेम करने के लिए अगर हम T2 कर देते हैं तो डेल्टा एस प्राइम को क्या होगा, प्रोडक्ट अगर ये T2 कम हो गया T1 से तो डेल एस हर हमेशा क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा ना। देयरफॉर ये जो डेल्टा एस है वो हमने बढ़ा दिया राइट साइड में। देयरफॉर इसी कंसेप्ट का हमने यही हमने यहाँ पे यूज किया है, यहीं पे हमने यूज किया है। तो अब जो यहाँ पे एरिया आ जाएगा, ये जो आ रहा है वो ये वाला डेल्टा एस आ गया है, यानी ये ग्रीन वाला अगर हम बक्से की बात करें, ये वाला ग्रीन वाला बक्सा, तो वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है Q1। और अगर हम ये वाला बक्सा का यूज करें तो ये भी हमारा क्या यूज करेगा, Q1 ही। इसमें हाई टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए चेंज इन एंट्रोपी कम हुआ, इसमें टेम्परेचर कम हो गया तो चेंज इन एंट्रोपी बढ़ गया। सो ये हमारा दोनों का हमने सेम हीट ट्रांसफर किया है लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि Q1 पहले T1 पे था, वो अब T1 प्राइम पे ट्रांसफर हो गया, Q1 T1 प्राइम पे ट्रांसफर हो गया। देयरफॉर अब हम अगर Q1 का डिफिनीशन दें तो कितना हो जाएगा बताइए, T1 इंटू डेल एस एंड दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट T1 प्राइम इंटू डेल्टा एस प्राइम, ये डेल्टा एस प्राइम होगा या नहीं, दोनों सेम होगा। अब हम जानते हैं कि चूंकि T1 is greater than T1 prime, therefore क्या हो जाएगा, del S will be greater than del S होगा, del S होगा। अब बताइए कि हीट रिजेक्शन, ये जो बताइए पहले के केसेस में हीट रिजेक्शन यही हो रहा है ना, पहला के केसेस में हीट रिजेक्शन तो यही होगा, QR होगा या नहीं। तो QR अगर हम निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, T नॉट इंटू डेल्टा एस, हाँ या ना, T नॉट इंटू डेल्टा एस, T नॉट इंटू डेल्टा एस होगा ना, हीट रिजेक्शन यही वाला एरिया होगा ना हीट रिजेक्शन का। तो Q इंटू QR इंटू डेल्टा एस। वहीं अगर हम QR प्राइम जो सेकेंड वाला जो हीट रिजेक्शन होगा वो QR प्राइम होगा। तो QR प्राइम या Q2 लिखते हैं, Q1 लिखे हैं तो हम लोग Q2 इसको लिख देते हैं, आज काहे लंबा हम करें, हीट रिजेक्टेड है तो इसको हम लोग 2 लिख देते हैं, तो इसको हम लोग 2 लिखते हैं, ये हो जाएगा Q2 और ये हो जाएगा Q2, ये Q2 प्राइम। तो बताइए Q2 जो हो जा रहा है, Q2 जो हो गया T नॉट इंटू डेल्टा एस। सिमिलरली Q2 प्राइम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, T नॉट इंटू डेल्टा एस प्राइम,
डेल्टा एस प्राइम। अब बताइए वर्क जो आउटपुट मिल रहा है, पहला जो वर्क आउटपुट मिल रहा है, वर्क आउटपुट कितना मिलेगा? Q1 माइनस Q2 मिलेगा। ये कितना हो जाएगा? T1 डेल्टा एस माइनस T1 T0 डेल्टा एस, यही होगा W। सिमिलरली अगर हम W प्राइम ढूंढते हैं तो कितना हो जाएगा? Q1 माइनस Q2 प्राइम, ये कितना हो जाएगा? T1 डेल्टा एस माइनस T0 डेल्टा एस प्राइम होगा। यही हो गया दोनों का वर्क आउटपुट जो है। तो क्या हो जाएगा इस केसेस में? हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि W जो प्राइम आ रहा है दैट इज लेस देन W। क्यों? बिकॉज क्यों हो रहा है ऐसा? Q2 प्राइम इज ग्रेटर देन Q2। ये जो Q2 प्राइम ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया जो कि ये वाला एरिया है जो कि बड़ा है, ये Q2 प्राइम हो गया, Q2 प्राइम हो गया। Q2 कौन सा हो गया? ये छोटा वाला एरिया, छोटा वाला एरिया। सो दैट इज द स्मॉलर वन। सो Q2 प्राइम इज ग्रेटर देन Q2। तो अब बताइए कि सेकेंड के केसेस में पहले इतना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? इतना। क्यों ऐसा मिल रहा है? क्योंकि ये पहले Q1 T1 पे था, अब ट्रांसफर होकर करके Q प्राइम पे आ गया। तो कितना आ गया बताइए? दोनों का डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो, अगर हम दोनों को घटा देते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन का डिफरेंस ले लेते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन का हम डिफरेंस ले ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? W माइनस W प्राइम कितना हो जाएगा? Q1 माइनस Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 प्राइम, that will be equal to Q2 minus Q2 prime, Q2 minus Q2 prime, and that is nothing but T naught del S minus del S prime। तो ये क्या है बताइए? पहले अवेलेबल एनर्जी W था, अब अवेलेबल एनर्जी कितना हो गया? W प्राइम। W प्राइम, पहले काम करने का क्षमता कितना था? W था, अब काम करने का क्षमता हो गया W प्राइम। क्यों? क्योंकि हमारा सेम लोअर टेम्परेचर पे आ गया, सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो लॉसेस काम करने का क्षमता कितना हुआ? दैट इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी। यही हो गया क्या? डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी। डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी कितना मिला? T नॉट इंटू डेल एस माइनस डेल एस प्राइम, डेल एस। ये अगर अवेलेबल एनर्जी में कम हुआ तो गया कहां? अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीज हो गया, यानी दैट इज आल्सो कॉल्ड एज क्या? इंक्रीज इन। देखो Q1 इज इक्वल टू अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी, ये कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि हमेशा Q1 शुड बी कांस्टेंट। तो ये किसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी, इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी। सो प्लीज ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी का क्या हो गया कंसेप्ट, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। प्लीज नोट इट डाउन, ये हमारा हो गया। अब अगर डायग्राम में हम देखना चाहें तो ये टी नॉट इंटू डेल एस माइनस डेल नॉट, बताइए डेल एस माइनस डेल नॉट यही वाला हुआ, ये वाला हुआ, और टी नॉट कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, ये वाला हुआ। टी नॉट ये हुआ ना, ये है ना टी नॉट, तो हाइट तो ये हुआ टी नॉट, यानी जो लॉसेस जो आ रहा है इंक्रीज इन यूएई हो गया, वो ये वाला एरिया हो गया, इतना एरिया इंक्रीज हो गया, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। ये हो गया डेल एस माइनस डेल नॉट, और ये हो गया टी नॉट। तो यही एरिया बचा ना, ये जो एरिया होगा वो क्या बता रहा है? ये जो एक्स्ट्रा एरिया आया है दैट इज द लॉसेस, लॉसेस इंक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी, इंक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी। सो प्लीज यहां तक नोट डाउन कीजिए, यहां तक नोट डाउन कीजिए प्लीज, यहां तक नोट डाउन कीजिए। या डायग्राम आप लिख लिए होंगे, हम डायग्राम को मिटा रहे हैं ताकि हम एक पैराग्राफ भी लिख दें, स्टेटमेंट। डायग्राम आप लोग लिख लीजिए, ये डायग्राम आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इधर नोट कीजिएगा। हम डायग्राम को नोट करके यहीं पे एक पैराग्राफ हम यहाँ पे नोट से दे रहे हैं।
हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो हाँ हाँ बोला जाए। सर, डेल प्राइम माइनस डेल, सर डेल प्राइम माइनस डेल एस होगा ना सर? डेल एस प्राइम माइनस डेल एस। हाँ सर सर सर, उल्टा लिख दिए क्या? डेलेस, एक मिनट एक मिनट। एक मिनट, हमने उल्टा लिख दिया, सॉरी। हाँ चलो, थैंक यू, आपने एक पॉइंट आउट किया है। ये हो जाएगा डेलेस प्राइम, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। वेरी गुड, वेल डन, आपने ये आइडेंटिफाई किया है। चलिए, हमने इसको वेरीफाई किया नहीं अपना बुक से, हमने बस ध्यान था, हमने उसी के अनुसार लिख दिया। ओके, थैंक यू। ये जो हो जाएगा डेल एस, और ये प्राइम हो जाएगा। ये जो हो जाएगा यहाँ पर से मिट जाएगा। ये हो जाएगा डेल एस प्राइम। चलो, थैंक यू, वेल डन। देखो, ये एक्टिव माइंड इसी को बोलते हैं कि ध्यान दिया है। एक्चुअली हम कंसेप्ट लिखते हैं, उसमें प्राइम का उल्टा डिफरेंस हो गया। चलो, वेरी गुड, वेल डन। तपस था शायद, वेल डन तपस। चलो, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद हम डायग्राम को मिटा रहे हैं। डायग्राम नोट डाउन कर लिए होंगे। हम यहाँ पे एक पैराग्राफ जो हमने बोला है, उसी को हम पैराग्राफ के रूप में लिख दे रहे हैं, उसी को हम पैराग्राफ के रूप में लिखना चाह रहे हैं। सो हम क्या लिखेंगे कि डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी इज thus प्रोडक्ट ऑफ, देखिए जो लैंग्वेज है वही है, प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट feasible temperature of heat rejection and the additional entropy चेंज। ये जो डेल्टा एस प्राइम माइनस डेल एस है, एडिशनल इंट्रोपी चेंज किसमें आया है ये? और इन द सिस्टम while while receiving irreversibly compared to the case of reversible heat transfer from the same heat source। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास हीट ट्रांसफर फिनाइट टेम्परेचर डिफरेंस से हो गया, तो वो इरिवर्सिबिलिटी हो गया, क्योंकि हम जानते हैं ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गया। तो ये इरिवर्सिबिलिटी के आने के कारण इतना डिक्रीमेंट हो गया है। अगर ये रिवर्सिबल होता तो हमारे पास ये जो लॉस इन अवेलेबल एनर्जी है वो हमें नहीं मिलता। Therefore, decrease in available energy is equal to T naught into Q1 upon T1 prime minus Q1 upon T1। ये हमने क्या कर दिया है? डेल्टा एस डिफिनीशन और डेल्टा एस का दोनों का हमने डिफिनीशन लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा अगर हम इसको करना चाहते हैं तो? Q1 विल बी कम बाहर आ जाएगा, एंड T नॉट ये आ जाएगा 1 अपॉन T1 प्राइम माइनस 1 अपॉन T1।
सो दिस इज द डिफिनीशन, आपको भी ध्यान में रखना है। Q1 या अगर Q सप्लाइड हो रहा है तो Q1 T नॉट T1 माइनस T1 प्राइम अपॉन T1 T1 प्राइम, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। सो प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। Please note it down. Please note it down. Please note it down. चलिए ठीक है, हो गया। Please note it down. चलिए हम इसको क्लियर करके नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। हमने क्या लिखा था, देखिए इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी, ये कितना था, Q1 T नॉट 1 अपॉन T1 प्राइम माइनस 1 अपॉन T1। ध्यान दीजिए, ये बड़ा वाला T1 था और नीचे वाला T1 प्राइम था। ये T नॉट कहीं नहीं इसमें, या T नॉट है वो फिक्स है। अब देखिए क्या होगा, ये जो T1 है यहाँ पे Q1 है और ये T1 प्राइम पे भी Q1 प्राइम है। अब बताइए जब T1 जितना ज्यादा घटाते जाएंगे, T1 जितना घटाते जाएंगे, तो बताइए ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा ना। तो ये ओवरऑल क्या होगा, क्वांटिटी को घटाते जाएगा, मतलब डिक्रीज क्या होगा, घटते जाएगा। मतलब जैसे जैसे ये जो Q1 है T1 पे है, T2 पे है, T3, जैसे जैसे कम करते जाएंगे तो डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी बढ़ते जाएगा। मतलब अवेलेबल जो एनर्जी है हमारे पास, जैसे Q1 एट T1, उसका जो काम करने का क्षमता है वो Q1 एट T1 प्राइम कम हो जाएगा। अगर और लोअर ले जाएंगे Q1 को तो इसके पास जो काम करने का क्षमता होगा वो और कम होगा, वो और कम होगा। इसका क्या का मतलब हो गया कि वो ये बता रहा है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि एनर्जी का क्वालिटी है तो 1000 किलो जूल ही, 1000 जूल है, लेकिन जो एक 550 केल्विन पे है, एक 500 केल्विन पे है 1000 जूल, फिर ये हो गया 400 केल्विन हो गया 1000 जूल। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं, यही 1000 जूल का एनर्जी एक्सट्रैक्ट जो हमारा यूजफुल वर्क में होगा वो कम होते जाएगा, नीचे की ओर क्या होगा, घटते जा रहा है। क्यों, क्योंकि लॉस एनर्जी, लॉसेस जो हो रहा है, लॉस इन अवेलेबल एनर्जी वो बढ़ते जा रहा है। क्यों, क्योंकि देखो लॉस इन अवेलेबल एनर्जी में क्या था, Q1 T नॉट 1 अपॉन T1 प्राइम माइनस 1 अपॉन T1, यानी 1 अपॉन T1। ये जैसे जैसे हम घटाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, 150 जैसे घटते जा रहा है उससे हमारा टेम्परेचर भी घटते जा रहा है। तो प्लीज नोट इट डाउन, एक हमने एक लाइन आप लिख सकते हो कि द लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी इज मोर व्हेन हीट loss occurs at a higher temperature। हाँ, एक स्टेटमेंट कैसे आ गया है कि Q इंटू टी नॉट है, तो जितना ज्यादा टी नॉट हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही लॉस ऑफ एनर्जी हमारा
बढ़ते जाएगा। When heat loss occurs at a higher temperature, then when the same heat loss occurs at a lower temperature, the concept of available energy, जैसी एक्सर्जी भी हमको बोलते हैं इसको, provides दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। इसका हम क्यों, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? तो ये प्रोवाइड क्या करता है कि कौन सा एनर्जी का कितना हम यूज कर सकते हैं। यूजफुल मेजर ऑफ एनर्जी क्वालिटी, जिसका हम जितना ज्यादा यूजफुल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो हाइयर क्वालिटी का कहलाएगा। जितना हम इसको कम कर पाएंगे वो उतना ही लोअर क्वालिटी का कहलाएगा। देयरफॉर आप इसका डायग्राम एक बना सकते हैं समझने के लिए कि सपोज हमारे पास है 1000 किलो जूल है, 1000 जूल है, जो कि हायर टेम्परेचर पे है, ये एक हायर टेम्परेचर पे है। दूसरा, अगर मान लिया जाए ये हमने ले लिया T0 पे ही, उस पे हमारे पास है 1000 जूल, एक हो गया, ये T1 पे है। तो बताओ T1 पे जो 1000 जूल है उसके पास काम करने की क्षमता है, कितना है? वो इतना काम कर सकता है। वेयर एज ये जो 1000 जूल है जो 0 डिग्री पे सराउंडिंग टेम्परेचर पे है, तो इसमें कोई भी काम करने की क्षमता नहीं है। यानी इसके केसेस में अगर हम W मैक्स की बात करें तो इस केसेस में W मैक्स अगर मान लीजिए 600 है, तो ये जो अनअवेलेबल होगा वो 400 होगा। लेकिन इस केसेस में अवेलेबल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0, और अनअवेलेबल एनर्जी हो जाएगा 1000 जूल। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे 1000 जूल का कोई महत्व नहीं है, कोई भी हमारा एक्सट्रैक्शन नहीं होगा। दैट्स वाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव नेचर का, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वालिटेटिव नेचर का। सो आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ। According to first law of thermodynamics, first law, thermal energy at higher temperature has same value with respect to the equal amount of thermal energy at lower temperature, and hence first law is also known as quantitative law। वहीं अगर हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एनर्जी
higher temperature has greater significance when compared to same amount of thermal energy at lower temperature, and hence second law is known as qualitative law. Qualitative law. Qualitative law. Qualitative law. Please note it down. Please note it down. The first law states that energy is always conserved quantitatively. क्वांटिटेटिव वाइज हम लिख देता हूं क्वांटिटी वाइज the second law emphasizes, please note it down, emphasizes the energy always degrades quality wise. Please note it down. Please note it down. तो ये सेकेंड लॉ का एक थोड़ा सा इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया है कि आपको पूछेगा कि फर्स्ट लॉ कैसे क्वांटिटी वाइज बोलते हैं या सेकेंड लॉ कैसे क्वांटिटी वाइज बोलते हैं, कौन बोलता है कि एनर्जी हमेशा डिग्रेड होता है। सो ये आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से